भारत फॉग या कल्याणी ग्रुप की तरफ से 2 इंडिजिनस गैस टरबाइन इंजन को अभी डेवलप किया गया है, जिसको मिसाइल में, हेलीकॉप्टर में या एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऑफिशियली F-15EX फाइटर जेट को भारत को ऑफर करने के लिए क्लियरेंस देने के बाद भी क्या ये MMRC टेंडर में बोइंग को कोई खास एडवांटेजेस दिला पाएगा? DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को अभी लगातार 14 दिन तक टेस्ट किया जा चुका है और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लगभग 3 गुना ज़्यादा सबमर्सिबल पावर देने वाली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक परमानेंट सीट मिल पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाइडेन सरकार इसमें भारत को समर्थन करेगी या फिर नहीं करेगी, इसको लेके अभी सवाल उठ रहे हैं। और अंत में जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करने की धमकी दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट गैस टरबाइन इंजन्स को लेके है और पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी की तरफ से एक गैस टरबाइन इंजन को डेवलप किया गया है। कल्याणी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी कि KCTI की तरफ से अभी 2 गैस टरबाइन इंजन को डिस्प्ले किया गया है और ये भी कल्याणी ग्रुप या भारत फॉग का ये सब्सिडियरी कंपनी है, जिन्होंने अभी KCTI 120 और KCTI 160 नाम की 2 गैस टरबाइन इंजन को डेवलप किया है। अगेन इनको डेवलप करने के लिए भी पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब हाल ही में ही 120 और 160 kgf थ्रस्ट क्लास के जो इंजन थे, इनको जब KCTI की फैसिलिटी में टेस्ट किया गया तो इनका रिजल्ट पहले से तय किए गए पैरामीटर के हिसाब से पाया गया था और अभी इनको KCTI की तरफ से DRDO की ऑफर किया जाएगा। साथ ही अभी इनको एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। साथ ही अभी इसको आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया गया और इसको 2024 तक ही मास प्रोड्यूस करने का एम रखा गया है। KCTI की तरफ से अभी हायर थ्रस्ट वाले इंजन जैसे कि 250, 350 या 450 kgf क्लास के भी इंजन को बनाने का एम रखा गया है, जिनको आगे चल के क्रूज मिसाइल में, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी ट्विन इंजन कन्फिगरेशन के साथ इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगर आपको याद होगा तो कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये बताया गया था कि वो 7 साल के अंदर ही एक एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं और इसके लिए एक सेपरेट कंसोर्टियम को फॉर्म करने के लिए बाबा कल्याणी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था और इन इंजन्स को डेवलप करने के साथ ही साथ कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी इंडिजिनस एरो इंजन के डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाया जा रहा है। अगला अपडेट MMRC टेंडर को लेके है। वैसे अभी MMRC टेंडर की फ्यूचर को लेके कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन इसी बीच बोइंग की तरफ से बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियली F-15EX फाइटर जेट को भारत को ऑफर करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है और ये भी लॉकहीड मार्टिन की F-21, MiG-35, Su-35, राफेल F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, ग्रिपेन और यूरोफाइटर के साथ आगे चल के कम्पीट करने वाली है। अंकुर खंगेलकर जो कि बोइंग डिफेंस इंडिया के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि F-15EX को लेकर हाल ही में ही दोनों ही देशों की गवर्नमेंट के बीच कुछ डिस्कशन किया गया था, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग को सीधे तौर पर भारत के साथ F-15EX फाइटर को लेकर डिस्कशन करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है और अभी बोइंग की तरफ से सीधे इंडियन एयरफोर्स के साथ इसको लेकर बातचीत किया जा सकता है। अब बहुत ही जल्द एरो इंडिया शो होने वाली है, जिसमें बोइंग की तरफ से F-15EX फाइटर जेट को लेके इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत किया जाने वाला है या फिर अपनी प्रपोजल को दिया जाने वाला है। अब MMRC टेंडर में F-15EX की एंट्री के साथ साथ यहाँ पर 3 US ऑरिजिन एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें पहले से ही बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 पार्टिसिपेट कर रहा था और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। अब F-15EX जो कि F-15 सीरीज का सबसे एडवांस वेरिएंट है और F-15 अब तक का सबसे बेहतरीन बैटल प्रूफ एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। अभी इसमें वो भारत को सभी मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम को भी ऑफर कर रहे हैं, जिसको बोइंग की तरफ से 5th जनरेशन एवियोनिक्स कहा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि F-15 का जो डिजाइन है वो काफी पुराना डिजाइन है और स्टेल्थ के जमाने में भारत एक और हेवीवेट क्लास का फाइटर जो कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट से एकदम डिफरेंट ओरिजिन से है, उनको सिलेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, इस बात को लेके काफी डाउट है। क्योंकि अगर यहाँ पर भारत को इस स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो भारत यहाँ पर बेझिझक Su-35 को सिलेक्ट कर सकता है, जिसके लिए हमें कोई भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जबकि अगर हम यहाँ पर F-15 को सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें काफी सारा एडिशनल खर्चा होने वाला है।
और इसी वजह से इस टेंडर में 15 के सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। और अभी फिलहाल MMR से टेंडर आगे बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, इसको लेके भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि हो सकता है भारत यहाँ पर MMR से डील को छोड़कर तेजस MK2 को ज़्यादा मात्रा में खरीद सकता है, साथ ही एडिशनल राफेल के लिए भी ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। और हाल ही में इसको लेके फ्रांस और भारत के बीच बातचीत भी किया गया था। अगला अपडेट AIP सिस्टम को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत के पास अभी जो कन्वेंशनल सबमरीन्स मौजूद हैं उनमें AIP सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सिस्टम सबमरीन को बिना सरफेस में आए ही पानी के अंदर ज्यादा समय तक ऑपरेट करने में मदद करता है। अभी आप सबको पता होगा कि फ्रेंच नेवल ग्रुप और मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भारत के लिए 6 मॉडर्न स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को बनाया जा रहा है, लेकिन फ्रेंच नेवल ग्रुप का कहना है कि उनकी जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है उनके 2 वेरिएंट हैं, जिसमें से एक में AIP सिस्टम लगा हुआ होता है जबकि दूसरे में AIP सिस्टम मौजूद नहीं होता है। अब जिन सबमरीन में AIP सिस्टम नहीं होते हैं उनके मुकाबले AIP सिस्टम वाले सबमरीन लगभग 3 गुना ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं, और ये बैटल में सबमरीन की सर्वाइविलिटी के लिए काफी जरूरी होता है। अब अगर हमारी बात करें तो हमारे मेन ओपोनेंट यानी कि चाइना और पाकिस्तान के पास जो सबमरीन है उनमें AIP सिस्टम मौजूद है, और ये भारत के लिए एक बहुत ही डिसएडवांटेजेस वाली सिचुएशन है। अब हालांकि भारत के स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में AIP सिस्टम को लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक AIP सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, और DRDO की तरफ से जिस AIP सिस्टम को हमारे सबमरीन के लिए डेवलप किया जा रहा था उसकी डेवलपमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और 2 बार DRDO की तरफ से अपने डेडलाइन को मिस किया जा चुका है। अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को DRDO की लैंड बेस्ड फैसिलिटी में टेस्ट किया जा रहा था, और हाल ही में इसको लगातार 14 दिन तक ऑपरेट किया गया था। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ये टेस्ट सफल होता है तो जल्दी से इंडियन नेवी की सबमरीन्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। वैसे ही अभी इनको सीधे तौर पर हमारी कलवरी क्लास की बाकी सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे इन सबमरीन की पहली रिफिट को किया जाएगा उस दौरान इसमें AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। और साथ ही आगे चल के हमारे प्रोजेक्ट 75I क्लास के अंदर बनने वाले सभी सबमरीन्स में AIP सिस्टम पहले से ही मौजूद होने वाले हैं। अगला अपडेट NCC को लेके। PM नरेंद्र मोदी जी के रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने ये बताया कि पूरे देश भर में अभी 1 लाख NCC कैडेट्स को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको अभी कोस्टल और बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग दी जाएगी। दिल्ली की करियप्पा ग्राउंड में स्पीच देते हुए PM नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि पिछले साल 15 अगस्त को ये बात अनाउंस किया गया था कि NCC के कैडेट्स को हमारे कोस्टल और बॉर्डर एरिया के लगभग 175 डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अभी इसके लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से पूरे देश भर में से लगभग 1 लाख NCC कैडेट्स सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें से लगभग 33% के आसपास गर्ल कैडेट होने वाले हैं। इसके अलावा अभी भारत को वो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भारत पूरे दुनिया भर का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट होने के साथ साथ सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने जा रहा है। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेके। आप सभी को पता है कि भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, और इसके लिए भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नया रिफॉर्म लाने की बात की गई थी, और इसमें चाइना को छोड़ के बाकी सभी परमानेंट मेंबर भारत को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी इस बात को लेके थोड़ा डाउट होने लगा है, क्योंकि बाइडेन सरकार भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है, इसको लेके थोड़ा डाउट है। क्योंकि हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से यूनाइटेड नेशन के लिए अपॉइंट किया गया यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस अभी सीधे तौर पर भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। जब उनको इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बस इसको डिप्लोमेटिक तौर पर जवाब दिया कि इसके बारे में भी डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां पर भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सभी यूएस प्रेसिडेंट सीधे तौर पर समर्थन कर रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए यूएस एम्बेसडर इस बात को लेकर चुप रह रहे हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं लग रही, क्योंकि अभी तक सिर्फ चाइना अकेला ऐसा परमानेंट मेंबर था जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपोज कर रहा था। और अगर यहाँ पर यूएस की तरफ से भी भारत की समर्थन नहीं किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की भारत की तरफ से जो कोशिश किया जा रहा है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला। लेकिन जो बाइडेन की कैंपेन के दौरान उन्होंने ये बताया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो आगे चल के भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर समर्थन करने वाला है। लेकिन अभी उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उन्हीं के पार्टी के अंदर इस बात को लेकर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किया जा रहा है
क्योंकि कुछ लोग इस बात को समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इस बात को लेके अपोज कर रहे हैं। और बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करने वाले देशों के लिस्ट में चाइना, पाकिस्तान, मेक्सिको और इटली जैसे देश मौजूद है जो कि सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और K9 यूनिट्स को लेके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में अभी बेल्जियन मेलिनोस यूनिट को शामिल किया जाने वाला है, जिनको पहले भी इंडियन आर्मी की कुछ यूनिट की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इनको जिन यूनिट्स की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है फिर ऑपरेट किया जा रहा है, वो डिसीजन उन यूनिट्स की तरफ से इंडिपेंडेंटली लिया गया था। यानी कि उस पर्टिकुलर यूनिट की तरफ से इन डॉग्स को ट्रेन करके सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी ऑफिशियली इनको इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया है। बेल्जियन मेलिनोस ब्रीड के जो डॉग्स होते हैं ये अपने सुपर स्पीड, शार्प माइंड और सुपर एंड्योरेंस के लिए जाने जाते हैं और इनको लगभग दुनिया भर के सभी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। अब लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड की बात करें तो ये भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन बेल्जियन मेलिनो एक तरीके से बैटल डॉग्स होते हैं और ये जर्मन शेफर्ड के मुकाबले साइज में थोड़े छोटे होने की वजह से इनको इजीली एयर ड्रॉप किया जा सकता है और ये एयर ड्रॉप करते वक्त इतना डरते भी नहीं है। बेरूट में अभी इनको ट्रेन करने के लिए स्पेशल फैसिलिटी को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर इन डॉग्स को अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले सीआरपीएफ की तरफ से इनको एंटी नक्सल ऑपरेशन में इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, फिर एनएसजी की तरफ से इनका इस्तेमाल करना शुरू किया गया और उसके बाद आईटीबीपी की तरफ से भी इन कुत्तों को ट्रेन करके सर्विस में शामिल करना शुरू किया गया था। और अभी इंडियन आर्मी की बात करें या फिर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो इनमें वाइडली जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर जैसे डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही लिमिटेड नंबर में कॉकर स्पैनियल ब्रीड का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला अपडेट आर्टिकल 370 को लेके। आप सभी जानते हैं कि जब से जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से पाकिस्तान की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और साथ ही हमारे देश के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा था। हमने जो करना था उसको हमने कर दिया था और इसके बाद अभी पाकिस्तान की तरफ से हर जगह में जाके इस बात को मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी तो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। साथ ही हमारे देश के कुछ एलिमेंट भी इसका डिमांड कर रहे हैं। इसी बीच अभी पाकिस्तान की तरफ से भारत को आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए धमकी दी जा रही है और अगर भारत यहां पर आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करता है तो पाकिस्तान इसके लिए भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस करने की धमकी दे रहा है। साथ ही पाकिस्तान अभी हर इंटरनेशनल मंच में जाके इसी बात को जेरोक्स मार के फॉरवर्ड करने की बात कर रहा है। अभी अपने कुरैशी भाई मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग को भी अरेंज किया गया था और इसको अरेंज करने के लिए चाइना की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई थी, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई खास नतीजा सामने निकलकर नहीं आया था और इसी वजह से अभी शायद पाकिस्तान की तरफ से भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की धमकी दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।